बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और कोच भी हैं सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूं, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लाइनअप बताते हैं कि आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। कौमी स्क्वाड कप्तान बाबर आजम की क़यादत में श्रीलंका रवाना हो चुका है। खिलाड़ी 11 जुलाई को एक 3 रोज़ा टूर मैच खेलेंगे जिसको आप साइड मैच भी कहते हैं, और इसके बाद पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को गॉल में खेला जाएगा। इस ओवरऑल अगर आप इस सीरीज़ की बात करें तो आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं। हम यही देखना चाह रहे हैं कि गॉल में क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली स्पिन ट्रैक होता है तो क्या हालात होंगे वहाँ पर, ये भी ज़रूर देखना है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलिंग कोच शॉन टेट ने भी कहा कि लगता ये है कि शायद इतना स्पिन ट्रैक ना बनाया जाए, बट ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ओवरऑल हमने यही देखना है कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे। और इमामुल हक की बात अगर करें, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी क्योंकि लीग्स का भी हिस्सा हैं और काउंटी चैंपियनशिप्स भी खेलते रहे, वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो आपको ये भी बताएं कि इमामुल हक समरसेट से काउंटी के साथ तो उनका मुआहदा हो गया है, वो काउंटी सीज़न के आखिरी 4 मैचेस खेलेंगे और उन्होंने कहा कि मैं समरसेट काउंटी की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हूं। और 22 सितंबर को रॉटरडैम से इंग्लैंड वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो ये जो आखिरी 4 मैच है वो खेलेंगे। उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आते हैं इमाम, अपने आप को टेक्निकली बहुत इंप्रूव किया, अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया। तो देखना ये है कि वो बेहतरीन तरीके से काउंटी चैंपियनशिप में परफॉर्म भी करें, वहाँ पर एक्सपीरियंस भी गेन करें और ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो फॉर्म है उसको बेहतर करें। इसके बाद आपसे बात करेंगे कोपेमा शरोज़ काशिफ की और फजल अली की, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स करदू से रवाना किए गए हैं और आपको ये ज़रूर बताएंगे क्योंकि कल से शाम से यही खबर आ रही थी कि शहरोज़ और फजल लापता हो चुके हैं, बट उसके बाद जो लेटेस्ट खबर आई वो यही थी कि दोनों को देखा गया है। वो कैंप 4 से कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान उनको देखा गया था कि वो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा था वापसी का। तो बड़ी खुशाइन खबर थी और डेफिनेटली पूरी कौम दुआएं कर रही थी, नेक तमन्नाएं थी और रात से एक बड़ा इंटेंस माहौल चल रहा था। अगर आप सोशल मीडिया भी गेज करें, लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेशंस आ रही थी कि क्या वो मिल पाएंगे कि नहीं, कहाँ पर हैं। हमें पता है नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। 20 साल के हैं शरोज़ काशिफ, यंगेस्ट एवर टू समिट नांगा पर्वत। मिशन 14 में 8 चोटियाँ वो सर कर चुके हैं, 8000 से अबव जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन खुशाइन खबर आई कि बेहतरीन तरीके से हमें पता चला कि वो उनको रवाना होते हुए देखा गया है और उम्मीद यही की जा रही थी कि बेहतर खबरें आएंगी वहाँ से। इसके बाद विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की आपसे बात करनी है, तमाम खबरों के बारे में आपको बताएंगे। नोवाक जोकोविच ने बड़ा ही इंटेंस मुकाबला किया, सिमोना हालेप ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आज का तमाम लाइनअप है जिस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका की बात करनी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। अवैस तैयारियाँ मुकम्मल हैं, टीम रवाना हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी अपना, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने सिनेरियो प्रैक्टिसेस यहाँ पर की हैं इस्लामाबाद में। और अच्छी बात है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। और जैसे हम बात भी करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का कुछ अरसे मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त रहा है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। ज़रूर श्रीलंका ने एक मोमेंटम बड़ा राइट टाइम पे पीक की है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया लिमिटेड ओवर्स के अंदर, लेकिन वो विकेट्स आसान नहीं होंगी। फिर जैसे शॉन टेट भी कह रहे हैं कि शायद कुछ विकेट्स का अपना एटमॉस्फेयर चेंज हो, लेकिन वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशंस और जिस तरीके की गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर आपको पता है स्पिन और गाल खास करके उसकी ट्रेडिशनली स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ पर स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए फिर मैं कहता हूँ अहमद भाई, जो लम्हा फ़िक्र पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है, ज़रूर अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर इस वक्त करें तो पाकिस्तान अपर एज पे है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। श्रीलंका थोड़ी एक बिल्डिंग फेस में टीम है टेस्ट मैच के अंदर आप बात करें, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन को मैं कहता हूँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के ऊपर। देखने वाली ये भी बात है कि पाकिस्तान क्या बॉलिंग अटैक के साथ यहाँ पर जाता है, कि क्या ज़्यादा स्पिनर्स को इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि अगर आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में भी देखें तो यासिर शाह की वापसी हुई है, क्या यासिर शाह को यहाँ चांस दिया जाता है? नवाज को तो 100% वो मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे। दूसरी ऑप्शन आपके पास मोहम्मद नवाज की है और सलमान अली आगा हैं, जिनको एज एन ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं। देखिए, मैं शायद नवाज के लिए जाऊं, क्योंकि आपको पता है नवाज एक देखा जाए तो सीनियर कैंपेनर हैं। ज़रूर ये बात की जाती है नवाज के बारे में कि यार वो लिमिटेड ओवर्स क्योंकि ज़्यादा खेलते हैं, आपने देखा होगा चाहे वो पीएसएल में आप देख लें या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, तो उन्होंने अपने आप को मनवाया। क्योंकि आपको याद है अहमद भाई, ये बड़ी डिबेट होती थी कि इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज को
पिक किया जाए, लेकिन मोहम्मद नवाज ने बड़ा, मैं कहता हूं, अपने आप को ग्रूम किया है जिस तरीके से परफॉर्म करते विद द बैट विद द बॉल वो करते हैं, और फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान, क्योंकि लंबी आपको चले एक बैटिंग मिल जाएगी अगर आप नवाज के साथ जाते हैं, क्योंकि जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ठीक है, शहीन आपके पास हैं, ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है वो एक ट्रम्प कार्ड आपके लिए इस टूर्नामेंट के अंदर प्ले करेगा। लेकिन पाकिस्तान को एक और भी चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो यंग बैट्समैन इस वक्त श्रीलंका के आ रहे हैं, श्रीलंका मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट की डायनामिक्स अब चेंज हो चुकी है। आपने पिछले मैच के अंदर देखा जिस तरीके से इंग्लैंड ने धोया है इंडिया को पकड़ के, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत ना पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी, उनकी अग्रेसिव इम्पैक्ट, क्योंकि क्या है श्रीलंकन बैट्समैन की उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि आपके ट्रम्प प्लेयर्स को जो उनसा खास करके आप कर लें कि जो शहीन अफरीदी वगैरह है उनको अंडर प्रेशर लाया जाए ताकि वो टीम के ऊपर हावी हो। तो पाकिस्तान के बैट्समैन या पाकिस्तान के बॉलर्स पे देखना है कि वो किस तरीके से तीसरी और चौथी इनिंग्स जो मेन है जहां पर हम लड़खड़ाते हैं उसको कैसे संभालते हैं। बिल्कुल, मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स 360 में स्पोर्ट्स एंकर हैं अब्दुल गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच। गफ़ार, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, टीम रवाना हो चुकी है। ओवरऑल आप सीरीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का एक ओवरसीज़ टूर अब हमें नज़र आ रहा है। कंडीशंस मोस्ट प्रॉबली गॉल में पता है स्पिन होती हैं, बट क्या तवक्को की जा सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अहमद, और ना सिर्फ ओवरसीज टूर बल्कि अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के मैचेस के अलावा काफी गैप के बाद अब क्रिकेट आई है, लेकिन अब हम सब भी नाउ वी आर गियर्ड अप फॉर द वेरी कहते हैं ना हैपनिंग सॉर्ट ऑफ क्रिकेट सीजन, और शुक्र है कि क्रिकेट आ रही है। 16 जुलाई से पहला टेस्ट है। देखें श्रीलंका मादी की निस्बत अहमद बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है या बड़े नाम नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपके जो अब दूसरे पैनलिस्ट हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हैं, और अब आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह 2015 के बाद इंग्लैंड ने ओडीआई और T20 क्रिकेट को रिवैम्प किया, लगता है ऐसी जैसे अब ये इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट को भी रिवैम्प करेगी नए स्टाइल की, क्योंकि 350 मुझे लगता है कि एक नया 200 या 250 हो गया है, क्योंकि जिस अंदाज से रन चेज हुए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी और अगेंस्ट इंडिया भी। लेकिन अच्छी बात यह अहमद कि पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट में कमी दिखाई दे रही थी यासिर शाह की अदम मौजूदगी में, और श्रीलंका के अंदर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और फिर सीनियर बॉलर जब आपके साथ बॉल कर रहा हो ना, तो मुझे लगता है कि नुमान को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि नुमान साजिद दोनों का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, क्योंकि डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं। तो यासिर के ऊपर हम बहुत बैंक करेंगे मेरे ख्याल में। क्योंकि शाहीन और इसके साथ साथ हसन की टेस्ट फॉर्म भी अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका में जिस तरह की कंडीशन होंगी, वेदर भी इसमें बड़ा अपना रोल प्ले करेगा। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह यासिर की वापसी से पाकिस्तान का स्पिन अटैक मजबूत होगा, लेकिन श्रीलंका किसी सूरत आसान टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे भी जो टीम होम सीजन में हमसे पहले खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया से चाहे वो जीते या हारे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के आपका गेम तो हमारा रेस होता है, आप उनसे सीखते हैं, और एक सख्त जान टीम है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी टफ सीरीज। टफ सीरीज तो है, इस पे तो आप मेरे ख्याल से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन वैसे अब आपकी टीम को ये आदत भी डालनी चाहिए कि वो वन साइडेड मैच जीतने की कोशिश करें। इतनी क्वालिटी मौजूद है कि अगर आप बॉलिंग करने जाएं, वैसा बॉलिंग यूनिट है कि आप कोशिश करें जल्द से जल्द आउट करें। अगर आप बारी कर रहे हैं तो आपको अब ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कोशिश करें कि हम एक ही बार अच्छा टोटल सेट करके दूसरी टीम को इनिंग से हराने की कोशिश करें। देखिए ये चीज़ अच्छी थी, मैंने आपको बताया ना कि दोनों साइड्स पर अगर आप देखें मेंस में या वुमेंस में जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही थी कि सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस उनको जो करवाई गई है, इसी चीज़ के लिए तैयारी होती है कि आप किसी भी सिनेरियो के अंदर जहाँ पर, जैसे हम बात करें कल जो मैच था, जो एक अनएक्सपेक्टेड मैच था, किसी ने नहीं कहा कि शायद इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन एक टर्न अराउंड हुआ, एग्रेसिव अप्रोच की, तो वो सिनेरियो बेस्ड आप जब आपके माइंडसेट में चलती है तो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी ऑन फील्ड आती है। तो ये चीज़ अच्छी थी कि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हुई। लेकिन श्रीलंकन पिचेस के ऊपर मैं कहता हूँ इतना आसान स्कोर नहीं होगा। आई गेस 280 270 भी अगर होता है अपना दूसरी इनिंग्स के अंदर, तो वो आसान नहीं होगा चेस करने के लिए। लेकिन अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी पाकिस्तान की उठा के पीछे देखें, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट हालिया अपना ईयर्स में आप देखें। लेकिन जहां तीसरी और चौथी इनिंग्स आती है वहां कहीं ना कहीं अहमद भाई हमारी जो बैटिंग है वो कोलैप्स करती है। तो पाकिस्तान को मैं कहता हूं उस जगह पे इंटेंट किस तरीके से पाकिस्तान का होगा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका एक टेस्ट के अंदर उन्हें टफ टाइम दे रही है ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने लिमिटेड क्रिकेट में भी दिया है, लेकिन एक नई टीम टेस्ट के अंदर है, क्योंकि आपको पता है उनके लड़के एक्सपीरियंस नहीं है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कहता हूं इस वक्त उनके ऊपर भी दमखम है कि वो जिस तरीके से जो पहला ओवर है वो कैसे निकालते हैं। बेशक विकेट क्योंकि साजगार इतनी नहीं होगी फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। नया बॉल है, लेकिन नया बॉल है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि जो दूसरी इनिंग्स होगी वो मेरे लिए टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, किस तरीके से चाहे वो श्रीलंका पहले जाती है चाहे पाकिस्तान जाती है, किस तरीके से डिफरेंस वहां पर आएगा। बिल्कुल, आई थिंक डिफरेंस वहां पर आएगा। गफार, टेस्ट मैचेस में आपको लंबी रेस के घोड़े चाहिए। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात करें, बड़ा पोटेंट है,
बैटर्स की भी बहुत बात होती है। जिस तरह अभी बात तो यही सर्कल अराउंड कर रही है कि यासिर शाह का कमबैक हो रहा है, तमाम नज़रें उन पर हैं। लेकिन अगर मुस्तकबिल की तैयारी की बात करें स्पिनर्स में, क्या लगता है आपको, हम किस तरफ जा रहे हैं? कि क्या हम एक ऐसा स्पिनर प्रोड्यूस कर पाए हैं? कोई ऐसा नाम है जो स्क्वाड में रहा हो, जो हमें लग सके कि वो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक टेस्ट में नुमाइंदगी कर सके? इंडिया के पास अश्विन रहे, जडेजा रहे, आप इंग्लैंड की बात करें तो पहले ग्राहम स्वॉन थे, उसके बाद मोइन अली काफ़ी अरसे तक उस बॉलिंग अटैक को चलाते रहे। ऑस्ट्रेलिया में नेथन लाइन हैं, काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं। आप न्यूजीलैंड की तरफ आ जाएं तो एजाज पटेल हैं, उससे पहले डैनियल विटोरी किसी ज़माने में हुआ करते थे। हमने भी सईद अजमल अब्दुर्रहमान, जुल्फ़िकार बाबर, इन नामों को ट्राई किया, यासिर शाह को बहुत अरसे, बट क्योंकि यासिर का अब करियर एक एज फैक्टर भी है और देखना है वो कितना फिट रहते हैं। उसके बाद क्या तैयारी है हमारी? और ऑफ स्पिन का डिपार्टमेंट भी अभी तक खाली नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है अहमद आपका, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने पाकिस्तान में नेथन लाइन के साथ मिच फैक्सन को खिलाकर उनको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की और थोड़ा सा फ्यूचर का एलिमेंट देखा। नमान की एज भी ऑब्वियसली वो नहीं है जो वो 20s में हो, तो वहाँ भी हमें नजर देखनी है कि हमारे पास जो दोनों ही ऑप्शंस हैं वो फ्यूचर में कितना हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा एक यहाँ पर जो है ना एक अजीब तरह का पाकिस्तान का पॉइंट ये बन गया है कि वी हैव टू मेनी ऑप्शंस इवन इन लिमिटेड ओवर्स। आप देखें कि इवन इमाद वसीम को तो हमने सेंटर कॉन्टेक्ट से ही आउट कर दिया, but still we have शादाब, we have नवाज एंड ऑब्वियसली वी हैव सम अदर ऑप्शंस। बट वो जो एक थ्रेटनिंग किस्म की और एक जो एक आप कहते हैं ना रिलायबिलिटी, वो थोड़ा सा उसका फुकदान था। अगर आप देखें नेशनल लाइन बहुत अरसे से खेल रहे हैं, 400 प्लस के टेस्ट बॉलर हैं। आप अश्विन को देखें तो वो एक बड़े टेस्ट क्लब की तरफ जा चुके हुए हैं। हमारे पास यासिर शाह हैं जिनके भी 250 विकेटें भी नहीं हुई, हालांकि वो हमारे प्रीमियर फास्ट स्पिनर हैं। आई थिंक आई वुड लव टू सी कि यासिर लंबा खेलें, कम से कम 3 से 4 साल, ताकि एक उनकी अपनी परफॉर्मेंस और एक हमारा स्टेचर भी आई हो। क्योंकि मैं यासिर से मैंने इनफैक्ट वो आज ही इंटरव्यू ऑनर होगा, मैंने उससे पूछा कि पाकिस्तान के किसी बॉलर ने बड़े अरसे से टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटें नहीं रही। अब ये चीज़ें माइलस्टोन ना होना इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी या क्लास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। हमें वसीम वकार, मुश्ताक सकलैन, इवन शुएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर जो मैच विनर थे। अब शाहीन के आने से बड़ी उम्मीद हो चली है कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी ये कंसर्न रहेगा सिलेक्शन कमेटीज के बारे में सही बता सकती है, क्योंकि साजिद को आपने शामिल किया, उनके एक्शन पे अब जो है ना वो खुल के तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन पीछे पीछे तक खबरें चलाई गई कि उनके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह लिमिटेड ओवर्स के अंदर शादाब कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो इंजर्ड इतने होते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती। नवाज की वापसी हुई तो हमने फौरन इमाद को बाहर कर दिया। इमाद वसीम इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद ऑलराउंडर हैं किसी अभी फॉर्मेट में जो रैंकिंग के अंदर मौजूद हैं, बट हमने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। फ़हीम अशरफ को हम बतौर ऑलराउंडर यूं ग्रूम कर रहे हैं कि श्रीलंका तो हमको ले जा रहे हैं, लेकिन हमने सेंटर कॉन्टैक्ट से उन्हें आउट कर दिया। तो मेरा नहीं तो ख्याल टैग कि क्यों किया इतना जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम टैग क्यों करते हैं, अगर इमाद वसीम का, क्योंकि वो इस्लामाबाद से क्रिकेट खेले, मैंने खुद देखा उनको खेलते हुए, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, 4 डे में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान टीम में T20 में डेब्यू किया तो हमने इमीडिएटली T20 का लेबल लगा दिया, जबकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो आपको एज अ मतलब गुड ऑलराउंडर साबित हो सकते थे आपके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद आप, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मोहम्मद रिजवान की मिसाल हमारे सामने है, वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी लर्निंग थी, बिकॉज जब उनको T20 ओपनर के तौर पे खिलाया जा रहा था, मैं मुखालफत तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद ये इतने अच्छे ओपनर साबित नहीं होंगे। लेकिन ये शायद का वर्ड है ना, मुझे लगता है कि वो हमारी तो सोच में होता है, सिलेक्टर उसको करके दिखा देते हैं। आपने यासिर शाह को भी एक ज़माने में लिमिटेड ओवर्स के अंदर बिल्कुल चांस ही नहीं दिया, और जब दिया तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिला दिया। तो मुझे आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हम रिलैक्सेशन और थोड़ी सी वो कहते हैं ना स्ट्रेच नहीं करते अपने आप को, और हम महदूद कर देते हैं। अगर आप देखें तो फ़खर जमान को भी हमने टेस्ट मैच में ट्राई किया था, वो तो इतना डिजास्टर तरीके से ट्राई किया कि एक इनिंग में वो उन्होंने ओपन किया और दूसरी इनिंग में वो 6ठे नंबर पे खेले थे, मतलब मजाक हुआ था ये। लेकिन आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, इमाद वसीम हो चाहे कोई भी और ऑप्शन हो, मेरे ख्याल में आप एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है अहमद इस पर, कि टेस्ट मैचेस के अंदर खुदा के लिए कायदाम ट्रॉफी के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट कीजिए जो लंबी रेस के घोड़े ऑलरेडी बन चुके हों। हमने वरना एक ज़माने में शादाब का भी डेब्यू करा दिया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और 200 रन उन्होंने खा लिए थे, और इसी तरह हमने कुछ और डेब्यूज भी कराए हैं। तो मुझे लगता है कि हम फॉर्मेट के अंदर स्विचिंग कर लेते हैं कि किसी को एक फॉर्मेट की बुनियाद पर दूसरे फॉर्मेट से ड्रॉप करते हैं, तो किसी एक को एक फॉर्मेट की बुनियाद पर दूसरे फॉर्मेट में पिक भी करा देते हैं। तो थोड़ा सा हमारी सिलेक्शन कमेटी को और सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, आपकी बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं कि हमें फ्यूचर को भी देखना है और दूसरा हमें अपने खिलाड़ियों के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है। आप देखिए ना, बेन स्टोक्स
जब जरूरत पड़ी कल उनकी टीम को तो वो 4 विकेटें लेकर अपने ऑलराउंडर का रूप भी प्ले कर रहे थे। तो वहां पर इमेजिनेशन की जाती है कि ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाएगा, जबकि हम ये तय कर लेते हैं कि अगर इमाद वसीम एक T20 बॉलर है तो बस वो वनडे भी नहीं खेलेंगे, या अगर कोई एक बैट्समैन हमारा टेस्ट स्पेशलिस्ट है तो फिर वो खेल नहीं सकता। तो इसमें कंफ्यूजन है और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां हम ये बात कर सकते हैं। जैसे उमर अमीन इस जमाने में बहुत कम टेस्ट मैचेस खेल के बाहर हुए, शान मसूद 25 मैचेस खेल के डिस्कार्ड हो गए। इसी तरह हमने बिल्कुल जो है वो उस्मान सलाउद्दीन, अयूब डोगर मुझे याद आ रहे हैं, एक टेस्ट मैच खेल के बाहर हुए। तो कंसिस्टेंसी और सिलेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग ये कहते हैं आप और मुझ पर बात डाल देते हैं अहमद कि जी मीडिया, सोशल मीडिया नहीं समझता, जबकि मेरा हमेशा ये वो व्यू पॉइंट होता है अहमद के डिसीजन मेकर हम और आप नहीं हैं। हाँ, आप और मैं तबसरा करते हैं, आप और मैं निशानदेही करते हैं, बट डिसीजन मेकिंग जिनको करनी है उनको बेहतर होने की भी जरूरत है। अवैध साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? अब ये दो अलमी हैं, एक तो हम आजकल के नौजवानों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो ज़्यादा T20 ओरिएंटेड है और उनका टेस्ट की तरफ फोकस नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारा सिस्टम भी तो ऐसा ही है कि हम T20 फोकस ज़्यादा हैं, टेस्ट को हमने एज ए सेकंड प्रायोरिटी रखा है या उसको हम उस तरीके से अभी तक रेट नहीं कर पाए माजरत के साथ। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि प्लेयर का जब पीक टाइम या उसका ख़राब टाइम आता है तो आपने उसको हैंडल करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट चलती आ रही है। जॉनी बेस्टो के बारे में बात हो रही थी, मज़हर अरशद ने भी कुछ स्टैट्स दिए कि उनको कितनी इनिंग्स लगी फॉर्म में आने के लिए। इंडिया के खिलाफ उन्होंने इस मैच में 2 सेंचुरी स्कोर की, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ओवरऑल उनको डिस्कार्ड नहीं किया। असद शफीक बुरी फॉर्म में नज़र आए, शायद अब मौका था जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस आपको 5-6 पर कुछ अरसा और आप उनको खिलाकर बेहतरीन परफॉर्म करवा सकते थे, लेकिन आपने डिस्कार्ड किया। इमाद को भी आपने डिस्कार्ड किया, और कितने ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जिनको हम बहुत जल्द डिस्कार्ड कर देंगे और वो एक आप कह लें कि बैलेंस में लटके रहेंगे। देखिए, एक चीज़ तो यंगस्टर्स की मैंने आपको बात की ना, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक मॉडल आप पेश कर रहे हो अंडर 19 का, इस वक्त मुझे ये नहीं पता कि वो प्लान 4 साल 5 साल का या सिर्फ 1 साल का प्लान है, इस चीज़ का मुझे अभी इल्म नहीं है। लेकिन उसका जो मैं कहता हूँ कि जो अब इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो ये है क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ काम करता हूँ, तो उन बच्चों से आप पूछे ना, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि मैंने पाकिस्तान खेलना है या मैंने कायद आज़म ट्रॉफी खेलनी है। वो सीधा कहता है मैंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है, वो कहता है मैंने KPL खेलनी है। अब वो कहते हैं हमने PSL T20 खेलनी है जो अंडर 19 कह रही। क्यों? उनको पता है कि इसमें फेम इतना ज़्यादा है कि एक मैच में परफॉर्म करेगा, उसको पाकिस्तान शायद ग्रीन सिग्नल एक मिल जाए पाकिस्तान टीम के, क्योंकि नाम उसका हाइप बन जाएगी कि जी हाँ वो परफॉर्म कर रहा है, उसको चांस दिया जाए। वो चीज़। फिर दूसरी बात, आप डोमेस्टिक की बात करें ना, हमारे डोमेस्टिक में इसलिए ज़्यादा लड़के मैं कहता हूँ उनको हाईलाइट नहीं किया जाता क्योंकि आपके जो सीनियर कैंपेनर इस वक्त जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर्स हैं, मुझे आप इतना बताएं कि अहमद भाई कितने लड़के आपके कायद आज़म ट्रॉफी खेलते हैं? जब कायद आज़म ट्रॉफी के टूर्नामेंट्स आते हैं, बहुत ही कम लड़के हैं जो खेलते हैं, ज़्यादातर जो उनसे या तो आराम करने चले जाते हैं या वो ओवरसीज चले जाते हैं। तो आपके लड़के जो कायद आज़म ट्रॉफी की जो चार्म होती है जो नेशनल प्लेयर्स के साथ, वो खत्म हो जाती है, इंटेंट जो सी है। यंगस्टर्स के अंदर जो T20 की आपने बात की, हमारा एक डायलेमा बन चुका हुआ है इस वक्त के आप T20 PSL के अंदर परफॉर्म करते हो, आप उसको उठा के तीनों फॉर्मेट्स खिला देते हो, आप उसको क्रंच सिचुएशन से गुजारते नहीं हो। जहां पर डोमेस्टिक मैचेस हैं, जहां पर उसने प्रेशर सिचुएशन से गुजरना है, आप उसको एक मैच परफॉर्मेंस पे आप उसको खिलाते हो। फिर अब सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त आपको याद हो, हारिस की बात हो रही थी कि जी हारिस ने परफॉर्म नहीं किया। और भाई आप हारिस को देखो ना, PSL में किस पोजीशन पे खिलाते रहे, और आप इस पोजीशन पे देखें जब उसने डेब्यू किया, उसने आपको किस पोजीशन पे आप लोगों ने उनको खिलाया उसको। तो ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत देखने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस पर उनको नज़र देनी पड़ेगी। दूसरा जो सीनियर कैंपेनर्स की बात आपने की है, सबसे बड़ा जो इशू सीनियर कैंपेनर्स का मैंने देखा है, उनमें जो सा ना सेल्फ बिलीफ नहीं है। वो बेचारे डरते ही हैं कह के, अब जैसे टेस्ट मैच की बात हम करते हैं कि मेरी अगर बॉडी सस्टेन नहीं करती टेस्ट मैच को, मैं लिमिटेड ओवर्स खेल सकता हूं, मेरा काम बनता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड और कप्तान को बताऊं इस चीज़ के बारे में कि मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करी। वो बेचारे इस डर से नहीं कहते कि उनको पता है कि यार मैंने ये कहा ना तो मेरी छुट्टी वहां से भी हो जानी है, मैंने वापस आना नहीं है। आप ये बात कर रहे थे ना अपना उस दिन इयन मॉर्गन की, जी इयन मॉर्गन अपना रिटायर हुए हैं तो जी उनको कमेंट्री के अंदर एक बैकअप प्लान मौजूद होता है सबके पास कि मैंने क्या करना है। हमारे यहाँ पर बैकअप प्लान होता ही नहीं है। हम बात करते हैं कि हमने साल की तैयारी करनी है, हम सीरीज टू सीरीज तैयारी करते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि यार खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हम लोग वर्ल्ड कप में, अगर अल्लाह ना करेगा बुरा परफॉर्म करें, हमें आगे फ्यूचर का पता ही नहीं है, हमें सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी का पता है कि वर्ल्ड कप की है। आप फिर बात करें कि प्लेयर्स को चांस देने की बात करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल आप वर्ल्ड कप में मैथ्यू वेड को कैसे भूल गए? आपको याद हो जब मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए आए थे, ओपन भी किया है, मिडल में भी खेलते रहे, नीचे भी खेलते रहे, परफॉर्मेंस नहीं थी उस बंदे की, वापस आया स्क्वाड के अंदर, फेल
जाके फिर उसने पीक पकड़ी। आपको एक लॉन्ग रन देना पड़ता है, भरोसा देना पड़ता है, तभी जाके हम player यहाँ पर develop देते नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली आपके सामने है, परफॉर्मेंस उनकी किस तरीके से, लेकिन स्टिक अराउंड अभी तक कर रहा है। क्रिकेट बोर्ड बड़ा नाम है, उनको पता है कि मैच विनिंग नहीं, वो तो आई थिंक अब मैं डिसएग्री करूंगा। वो तो बोर्ड जान छुड़ाना चाह रहा है, वो विराट खुद स्टिक अराउंड कर रहे हैं, तो वो तो डिबेट जरा दूसरी तरफ है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से बेहतरीन मौका है, जितने भी लोग टीम के साथ होते हैं वही आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 या 16-20 का स्क्वाड जितना भी है उनको बैक करना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ वही है कि कंसिस्टेंसी दीजिए, लेबल मत लगाइए प्लेयर्स के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मजीद गुफ्तगू करेंगे। इमामुल हक का समरसेट के साथ काउंटी चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो सीजन के आखिरी 4 मैच समरसेट के लिए खेलेंगे। गफार, क्या ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत अच्छा रहा अहमद इस बार के पाकिस्तान के जितने भी हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, जिनमें ऑब्वियसली रिजवान है, शाहीन है, इसी तरह हसन है, जफर गौहर मुझे याद है वो भी खेले, अदर अली भी खेले। काउंटी हमारे जो पुराने सारे जो लेजेंड्स हैं और वेटरन्स हैं वो यही बताते हैं कि वहाँ आपको बहुत सीखने को मिलता है, बहुत प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज किस्म की क्रिकेट होती है। शान मसूद आई थिंक देखिए ना, उन्होंने वहाँ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि वहाँ की कैप्टनसी हासिल की, इसी तरह आप देखिए कि प्लेयर ऑफ द मंथ उनको मिला और फिर एक रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है वहाँ पर, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत अच्छा इमेज भी है। ये पाकिस्तान के जो वो क्रिकेटर्स जो अभी मेन स्ट्रीम में भी नहीं है और इस वक्त अपनी प्लेयर्स के लिए वो फाइट कर रहे हैं, बट दे आर गुड इनफ टू डू वेल एट इंटरनेशनल, या जो आप कह सकते हैं ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ दुनिया भर के और बड़े स्टार क्रिकेटर्स भी आके खेलते हैं। तो इमामुल हक आई थिंक नो एक्सेप्शन एक बहुत अच्छी फॉर्म में है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, लेकिन हमेशा उनके बैट से उन्होंने जवाब दिया है। आप देखिए तो उनकी जो लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है। और बल्कि मैं अगेंस्ट सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का अहमद आई थिंक आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, लेकिन मुझे इस बार सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी हैरानगी हुई है कि आपने ऐसे प्लेयर्स को भी सी और डी में डाला है जिनको कम से कम एक कैटेगरी बेहतर होनी चाहिए थी। बल्कि मेरे ज़ाती राय में तो अहमद साहब डी कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, ये मर्जिंग होनी चाहिए। ए, बी और सी गुड इनफ फॉर योर मेन स्ट्रीम क्रिकेटर। तो देखिए जो प्लेयर आपका 11 में आता है उसको कैसे आप डी कैटेगरी में डाल सकते हैं। खुद लुक एट खुशदिल शाह, इमामुल हक सी कैटेगरी में, वो दुनिया का दूसरा नंबर बेहतरीन खिलाड़ी है। इमामुल हक के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में और बाकी जगह पर अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड में खेल के उनकी टेक्निक का इम्तिहान होगा। बहुत अच्छे वो वहाँ पर बॉलर्स का सामना करेंगे जो वहाँ की कंडीशंस को बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर अगर नज़र दौड़ाएं, मेरी बड़ी रिजर्वेशन है कि हमने बहुत सारे जो मेन 11 के प्लेयर्स हैं बशमूल इमामुल हक और स्पेशली खुशदिल शाह की अगर मैं बात करूँ तो उनको डी कैटेगरी में डाला गया है, जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पर भी जो है ना वो एक बूस्टर होगा उनके मोराल के लिए, बल्कि वो डिस्करेज होंगे, ये मैं बड़ी गारंटी से आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल डिस्करेज जरूर होंगे। अब फाइनली क्या ऐड करना चाहेंगे आखिर में इमामुल हक के बारे में? मैंने और आपने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया देखिए इमाम की एक चीज़ तो मुझे अच्छी, बायोमैकेनिक्स एक बेसिकली इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है स्पोर्ट्स का। तो मैं उनको जब भी देखा है इमाम को, जो उनका बैलेंस जो इशू होता था उन्होंने रिजॉल्व आउट किया, और जिस तरीके से अब वो खेल रहे हैं और ख़ास करके इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको पता है कि उनके ऊपर हर किस्म का टैग भी लगाया गया, क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन ऑल द 3 फॉर्मेट्स के अंदर उन्होंने परफॉर्म करके आपको दिखाया है। और अच्छी बात है कि काउंटी सर्किट, क्योंकि हर इंसान की ख्वाब भी होता है कि वहाँ जाके एटलीस्ट सीखने को आपको अच्छा मिलता है काउंटी के अंदर, क्योंकि टफ क्रिकेट है। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अपना लोहा मनवाया वहाँ पर, स्पेसिफिकली शान मसूद की जैसे बात अपना गफार भी कर रहे थे, शान मसूद आपको पता है परफॉर्म अच्छा करते हैं, हसन अली आपने देखा उनको फॉर्म के अंदर वापस आते हुए, तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ लॉन्ग रन के अंदर इमामुल हक क्योंकि प्लान में है पाकिस्तान क्रिकेट के, और पाकिस्तान एज एन ओपनर उनको देखना भी चाहता है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई गेस वो 3 फॉर्मेट्स के लिए फिट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल फिट है। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे। गफार आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पोर्ट्स 360 में हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो टेनिस पर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन,
खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करनी है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की। बड़े ही ज़बरदस्त मुकाबले हुए जिनके बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अगर आज के मैचेस की बात करें तो आज भी कुछ बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। लेकिन क्योंकि कल भी बात हुई थी, हमने यही डिस्कस किया था कि बड़े इंटेंस मरहले में विंबलडन दाखिल हो चुकी है और इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे टेनिस की प्लेयर हैं और एंकर भी हैं महक होकर। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जोकोविच के मैच की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटेंस रहा और यानिक सिनर, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम। नहीं, डेफिनेटली मैं कहूँगी जो जोकोविच हैं, हमें पता है कि हमें कभी भी उन्हें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत दफ़ा पास में भी वो वापस आए हैं पहले 2 सेट्स हारने के बाद। और अभी भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लग रहा था जब वो पहले 2 सेट्स हारे थे कि वो हार जाएंगे, लेकिन मैंने सबको यही कहा था कि नहीं उनको राइट ऑफ मत करें, क्योंकि मुझे फिर भी फीलिंग आ रही थी कि जोकोविच जीत जाएंगे 5th सेट में। और उन्होंने हमें ये भी बताया था मैच के बाद कि जब मैं पहले 2 सेट्स हारा तो मैंने बाथरूम ब्रेक ली, मैं अंदर गया और मैंने अपने आप को शीशे में देख के एक पेप टॉक दी थी, जो मुझे पता है प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बल्कि जब आप एक इस तरह मुश्किल सिचुएशन में होते हैं एक मैच में तो ये चीज़ काफ़ी काम करती है। मैं भी पहले कर चुकी हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अंदर से स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें पता है कि जो नोवाक जोकोविच है, उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, जिस तरह वो अंदर से स्ट्रांग है, उनकी जो मेंटालिटी है वो बेसिकली एक फाइटर की तरह है। और उन्होंने वो हमें बहुत दफ़ा उन्होंने ये हमें प्रूव किया और दिखाया है ओवर एंड ओवर अगेन, बाय कमिंग बैक आफ्टर बीइंग डाउन। एंड मैं कहूँगी एब्सोल्युटली सेंसेशनल। मैं 2 सेट्स जब आप डाउन होते हैं टेनिस में और वो भी ग्रैंड स्लैम है, जिस तरह कि आपने कहा, उन्होंने आपको एक पेप टॉक दी और वो कॉन्फिडेंस गैदर किया, रिकलेक्ट किया जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, और फिर कम बैक किया। किसी भी प्लेयर के लिए, आप खुद क्योंकि एक प्लेयर हैं, जब आप 2 सेट्स डाउन हों वहाँ से, या आप 1 सेट डाउन हो, आप वहाँ से कम बैक करना मेंटली कितना मुश्किल है? तो मुझे लगता है एक तो चीज़ होती है एड्रेनलिन। देखिए, आप काफ़ी थक जाते हैं, बेस्ट ऑफ 5 सेट्स इज़ नो जोक, लेकिन एक चीज़ होती है एड्रेनलिन और मोटिवेशन आपके अंदर कि उस वक्त आपको इतना लग नहीं रहा होता। मैच ख़त्म होने के बाद आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप कितने थके हुए हैं, जब आप हिल नहीं सकते हैं अगले दिन, जब आपको क्रैम्प्स पड़े होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अब मेंटली बेसिकली ज़्यादातर प्लेयर्स क्या करते हैं, वो रीसेट करते हैं अपने दिमाग को। वो कहते हैं अच्छा हमें ये 2 सेट्स भूलना पड़ेगा। टेनिस में देखें, अगर आप पास्ट में रहते हैं, अगर आप जो पॉइंट गुजर चुका है या जो सेट गुजर चुका है, अगर आप उसके ऊपर ड्वेल करते रहते हैं तो आप आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ता है कि ठीक है, मैंने ये पॉइंट हार लिया, लेकिन मैं अब इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, अब बल्कि अपने आप को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, अपने दिमाग को रीस्टार्ट करते हैं। और पॉजिटिवली कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि बुरा पॉइंट हारने के बाद विजुअलाइज करते हैं कि वो पॉइंट जीते हैं, ताकि जब वो अगला पॉइंट जीतें तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी हो कि वो अगला पॉइंट जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है नोवाक जोकोविच ये जो रीस्टार्ट मेंटालिटी है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।